ओके सो दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस फोर्थ पार्ट में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। नेम ऑफ द टॉपिक इज बिलमेंट एंड प्लेज। क्या नाम है सर? बिलमेंट एंड प्लेज। सो पहले तो एक बात बता दे, प्लेज एकदम लास्ट में आएगा और 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है ना? तो प्लेज के बारे में मत घबराइएगा। मेन जो हमारा जो डिस्कशन आपके साथ चल रहा होगा ना, वो बिलमेंट को लेके चल रहा होगा, वो सुनिएगा। अगर वो समझ आ गया तो प्लेज तो फिर क्या है, 5 मिनट का गेम है। लेट्स गो। सर व्हाट इज बिलमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुन लेना। व्हाट इज बिलमेंट? और आपको एक बात बताएं, जीवन में मैं हूं या आप हो, हम लोग हमेशा कभी ना कभी बिलमेंट किए। आओ पहले हिंदी में बोलता हूं, फिर अपने लोग इंग्लिश में इसका डेफिनेशन को पूरा कवर करेंगे, है ना? बाय द वे, जो बिलमेंट से डील करता है, बिलमेंट का जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 148 है, याद रखना। प्लेज 170 में रहता है, 172 173 ऐसे। बिलमेंट का जो है वो 140 के लैंग्वेज में चलता है, राइट? ओके सर, चलिए अभी पहले बिलमेंट समझते हैं कि क्या है। आओ एक एक करके समझना। बिलमेंट में क्या होता है, दो पार्टीज होता है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ गुड्स देता है, कुछ गुड्स देता है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ गुड्स देता है, ठीक है? एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ गुड्स देता है किसी इंस्ट्रक्शन के साथ कि इस गुड्स का यही करना है। और ये दूसरे पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि टाइम खत्म हो जाने के बाद या पर्पस खत्म हो जाने के बाद गुड्स को क्या तो डिस्पोज कर दे, या तो जो फर्स्ट पार्टी था जिससे उसको गुड्स मिला था उसको रिटर्न कर दे। इसको बिलमेंट बोलते हैं। सर पर बात समझ में नहीं आया, इसका एग्जाम्पल दो। चलो आओ आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एवरीवन ध्यान से सुनना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा, सुनते चलो। आपके फ्रेंड ने क्लास में कोई नोट्स नहीं बनाया, किसी भी कारणवश हो सकता है, हाथ में चोट लगा हो, सामने वाली सुंदर कन्या पे उसका ध्यान हो, कुछ भी रीजन की वजह से उसने क्लास में नोट्स ठीक से नहीं बनाया, ठीक है? अब अगर उसने क्लास में ठीक से नोट्स नहीं बनाया है तो आगे देखो क्या होगा फिर। अब वो आपसे नोट्स मांगता है, आपने अपना नोट्स उसको दिया, कॉपी दिया आपने उसको, अपना किताब दिया आपने उसको अपना। दैट इज बिलमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और जब वो उसका पर्पस खत्म हो जाएगा, उसकी ड्यूटी आपको रिटर्न कर दे, हो गया बिलमेंट। आया क्या बात समझ में? आया क्या बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गया, हाँ सर बात समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। याद रखना, बिलमेंट होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होते हैं। वो कंडीशंस क्या है उस पर बाद में आएंगे, पहले आओ डेफिनेशन देखो कि अपने जो समझे हैं, अपने जो समझे हैं डेफिनेशन भी वही लिखा है कि कुछ और लिखा है। आइए समझते हैं व्हाट इज बिलमेंट। सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आइए देखते हैं क्या बोलता है। सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देखो देखो, बिलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। आपने अपने फ्रेंड को, आपके फ्रेंड ने कोई नोट्स नहीं बनाया था, ठीक है ना? तो आपने अपने फ्रेंड को कोई नोट्स दे दिया कि भैया नोट्स कॉपी कर लो, टेक डाउन द नोट्स, एंड जब काम हो जाए मेरा नोट्स वापस कर दो। इसको बोलते हैं बिलमेंट। ये केस है बिलमेंट का। बिलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। आपने नोट्स अपने फ्रेंड को दिया फॉर सम पर्पस, जिससे वो नोट्स कॉपी कर ले। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कंडीशन है दैट द गुड शेल, यानी कि वो जो नोट्स है, यानी कि वो जो नोट्स है, दैट द गुड शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाए, जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाए, बी रिटर्न्ड, तब तुम रिटर्न कर दोगे। या अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। मतलब अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ मतलब क्या तो गुड्स को रिटर्न कर दो, या फिर डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। मान लो ए ने, एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली, ए ने बी को कुछ गुड्स दिया, नोट्स दिया कि भाई नोट्स कॉपी कर ले। अब ए बी को दो में से एक बात बोल सकता है, तेरा नोट्स कॉपी करना हो जाए मेरे को रिटर्न कर दे। तो ये देखो, ये रहा पहला कंडीशन कि क्या तो रिटर्न कर दो,
क्या तो रिटर्न कर दो, क्या तो रिटर्न कर दो, या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर डिस्पोज कर दो। कैसे डिस्पोज कर दो? हो सकता है ए ने बी को बोला जब तेरा काम हो जाए ना नोट्स का, तब तुम एक काम करना, सी को ये नोट्स दे देना। तो डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ ए। अच्छा, ये हुआ बेलमेंट। हाँ जी सर, ये हुआ बेलमेंट। आओ आओ आओ, डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या एक फिर से क्या है, देखिए देखिए देखिए। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बोलो बोलो बोलो। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। बाय वन पर्सन टू अनदर। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। किसी पर्पस के लिए। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract. Upon a contract that the good shall, when the purpose is accomplished, when the purpose is accomplished, when the purpose is accomplished, जब वो पर्पस अचीव हो जाए, बी रिटर्न, क्या तो रिटर्न कर दो, या डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। यहां पे जो दो पार्टी है, एक जो गुड्स दे रहा है उसको बोलते हैं बेलर, बेलर BAILOR, बेलर। और एक जो गुड्स ले रहा है उसको बोलते हैं बेली। सेक्शन 148, आओ एक बार फिर से सेक्शन 148 को एनालाइज करें। क्या बोल रहा है? एज पर सेक्शन 148, बोलो बोलो, एज पर सेक्शन 148, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम, फॉर सम, for some purpose, for some purpose, upon a contract, for some purpose, upon a contract, the good shall, when the purpose is accomplished, that the good shall, bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose, upon the contract, yeah, upon the condition, upon a contract, that the good shall, that the good shall, when the purpose is over, be disposed of or returned according to the directions of the person delivering them। खत्म हो गया। कम ऑन गाइस, लर्न हो गया क्या? कम ऑन, लर्न हो गया क्या? समझ तो आया ही होगा। लर्न हो गया क्या? यस और नो एवरीवन? Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract. The good shall, when the purpose is over, be returned or disposed of according to a direction of the person delivering them। क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर, बात क्लियर है। तो बेलमेंट कुछ नहीं है, कोई गुड्स को आपने अगर सामने वाले को दिया है वो बेलमेंट है। अच्छा, अब बेलमेंट के कुछ कंडीशंस है, बताऊं क्या? पहला बात, दो पार्टीज के बीच में है। और दूसरा बात, सेम गुड्स लौटाना पड़ेगा। क्या 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 क्या? सेम गुड्स लौटाना पड़ेगा। अच्छा, जी हाँ, आइए देखते हैं। बाय द वे, बेलर, पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, बेली, द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड। बेली, द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड। आओ इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इधर देखो, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बेलमेंट में क्या होना चाहिए? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। आपने अपने दोस्त को कॉपी दिया तो उसमें आपने लिखा कुछ नहीं, लेकिन वो एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि अब उसको आपको आपका कॉपी वापस करना पड़ेगा। ये इंप्लाइड है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये देखो, यहां पर देखो क्या लिखा है, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसका मतलब समझ आया? अब मैं आपको दो बातें पढ़ाने वाला हूं, मतलब समझ में आया? बेलमेंट दो तरीके का होता है, एक ग्रेट्युइटस, बोलो बोलो, एक ग्रेट्युइटस, और एक होता है बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड यानी नॉन ग्रेट्युइटस। कितना तरीके का बेलमेंट होता है? दो, ग्रेट्युइटस, नॉन ग्रेट्युइटस, जिसको बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड बोलते हैं। ग्रेट्युइटस का मतलब है फ्री ऑफ चार्ज। अरे भाई, तुमने अपने फ्रेंड को बोला कि ले भाई मेरा नोट से कॉपी कर ले, क्या इसके लिए तुमने कोई पैसा लिया उससे? नहीं, ये ग्रेट्युइटस बेलमेंट है, चलेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। हम लोग पढ़े थे सेक्शन 2 क्लॉज डी, सेक्शन 2 क्लॉज डी, कंसिडरेशन। लेकिन इसमें कंसिडरेशन का दरकार नहीं है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, और ये एक्सेप्शंस में बताया था, पढ़ना वापस से।
उसमें बिलमेंट भी था कि कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर नो कंसिडरेशन विच आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन, उसमें बिलमेंट है। वो हो गया ग्रेट्यूटस बिलमेंट वाला केस। और नॉन ग्रेट्यूटस मतलब जहां तुम पैसे चार्ज कर रहे हो। एक एग्जांपल देता हूं ना, तुम्हारे पास मर्सिडीज है, ठीक है ना, तुम्हारे पास मर्सिडीज है। अब यार अगर तुम्हारे पास मर्सिडीज रखी हुई है ना, हो सकता है कि सामने वाली पार्टी, किसी तुम्हारे नेबर का शादी है, तो वो बोला कि यार मेरा बारात तो जो है मर्सिडीज में ही जाएगा। तुम उसको बोले ले ले भाई एक दिन के लिए मर्सिडीज, तुम उसको बोले बदले में हम 50,000 रुपया लेगा, 50,000 लेगा, तुम ले ले मर्सिडीज बदले में हम 50,000 लेगा। ये हो गया आपका बिलमेंट, ये हो गया आपका बिलमेंट। सर बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स, नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स। जो मैंने आपको बताया, डिलीवरी ऑफ गुड्स एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। आपका एक गाड़ी है, खराब हो चुका है, आप ना गाड़ी लेकर गए वर्कशॉप में और बोले भैया इसको ठीक कर दो, तो इसमें तो आपने एक्चुअल डिलीवरी किया, हाँ या ना? आपने इसमें एक्चुअल डिलीवरी किया। याद रखना हम लोग पढ़ रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स, पहला बात कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है और गुड्स का डिलीवरी होना जरूरी है। एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब आप जाए गए वर्कशॉप में देकर आए, लेकिन अगर मान लो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब समझ आया? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब है कि आपने कुछ ऐसा किया विच इज इक्वल टू डिलीवरी। बताऊं, आपने, आपका वो रेगुलर वो है रिपेयर वाला, तो आप उसके पास गाड़ी का चाबी दे है, बोले सुन गाड़ी ले जाके ठीक करवा देना, तो क्या आप एक्चुअल में गाड़ी लेकर गए? नहीं, पर आपने क्या उसको चाबी दिया? हाँ, तो इनडायरेक्टली इसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलेंगे। मतलब माना ही जा रहा है कि आपको गाड़ी मिल गया। अच्छा सर बात समझ में आ गया, आ ही गया होगा। कम ऑन गाइस, यस और नो एवरीवन, कम ऑन, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो पहला कंडीशन क्या है, बोलो बोलो, पहला कंडीशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। पहला कंडीशन क्या है? अरे पहला कंडीशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा कंडीशन है डिलीवरी, दूसरा कंडीशन है डिलीवरी। अच्छा एक बात बताओ, ऑनलाइन वालों सबको चैट में बताना, डिलीवरी क्या होना चाहिए? एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव की दोनों चलेगा, एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव की दोनों चलेगा। कम ऑन एवरीवन। एग्जैक्टली, बोथ विल वर्क। It can be actual, it can be constructive, it can be both. So delivery can be both actual and delivery can be constructive as well. भाग्यश्री आई सॉ आपका जवाब नहीं आया था, मेक श्योर आप पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे सुनना एवरीवन, तो मैंने अभी तक क्या पढ़ा है एक बार बात करें क्या, एक बार रिवाइज कर ले क्या? हाँ, एज पर सेक्शन 148 of Indian Contract Act, bailment is the delivery of goods by one person to another for some specific purpose upon a contract that the goods shall, when the purpose for which they are delivered is completed, be returned or disposed of according to the directions of the person delivering them. अच्छा, बिलमेंट के कंडीशंस अभी तक कितने पड़े हैं? दो, कॉन्ट्रैक्ट और डिलीवरी। कॉन्ट्रैक्ट, एक बात बताना, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस्ड लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब ऐसे, या इंप्लाइड भी हो सकता है, वो दोनों हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसा होना चाहिए? एक्चुअल की कंस्ट्रक्टिव, दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस, ऑफ कोर्स कोई पर्पस के लिए दिया हो। हाँ, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। बिलमेंट में, बिलमेंट में गुड्स का पोजेशन चेंज होता है, ओनरशिप नहीं। मेरे पास गुड्स था, मेरे पास गुड्स था, मैंने आपको दिया ठीक करने के लिए, तो क्या आप ओनर हो गए? आप ओनर नहीं हुए, ओनर मैं ही हूं। इन बिलमेंट इज देयर, ऑनलाइन वालों चैट में बताना, दो ऑप्शन देता हूं इन बिलमेंट। नंबर वन, देर इज चेंज इन ओनरशिप, नंबर टू देर इज चेंज इन पोजेशन। व्हाट इज द ट्रू वन, व्हाट इज द करेक्ट वन? कम ऑन गाइस, ऑनलाइन वालों आप लोग से आंसर चाहिए, ऑफलाइन से नहीं चाहिए। लेट्स सी, बिलमेंट में क्या होना चाहिए? पोजेशन चेंज की ओनरशिप चेंज? एग्जैक्टली भाग्यश्री इस बार फर्स्ट आंसर दी,
पोजेशन चेंज होना चाहिए, ओनरशिप नहीं। अरे फ्रेंड्स, अगर ओनरशिप चेंज हो गया उसको सेल माना जाएगा। एंड गेस व्हाट, सेल तो अपने सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सेल से लेना देना नहीं है, वो तो सोगा में कंप्लीट होगा, सोगा में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। ओ अच्छा, ठीक है सर, ये बात भी ठीक है सर। और फाइनली डी हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट, रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स, एवरीबॉडी बोलो बोलो, रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स। मेरे को एक बात बताना, आप लोग एक बात बताना, रिटर्न ऑफ गुड्स, क्या वो सामान रख लेगा? नहीं, वो रिटर्न करेगा या उस तरीके से डिस्पोज करेगा जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसको। समझ में आया नहीं समझ में आया? वो क्या तो डिस्पोज करेगा या उस तरह से रिटर्न करेगा जिस तरह से आपने उसको इंस्ट्रक्ट किया हुआ रहेगा। क्लियर होना चाहिए, आई थिंक सो। यस सर, बातचीत तो क्लियर है। यस सर, बातचीत तो क्लियर है। चलो अब एक आध क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोगों से, बोलो जवाब दोगे क्या? चलो आओ सर, बोलते हैं, आओ जवाब दो, आओ। अब मुझको जवाब दो आप लोग। मान लो हर्ष नाम का एक बच्चा है, उसके पास 30,000 रुपीज आया। वो 30,000 रुपीज को जाके बैंक में जमा कर दिया। सब सोच के बोलना, क्या ये बिलमेंट है क्या? क्या ये बिलमेंट है क्या? चलो बताना, क्या ये बिलमेंट है क्या? हर्ष ने 30,000 रुपीज बैंक में, अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाया। बताना, ये बिलमेंट है कि नहीं है? क्योंकि बिलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है। क्या ये बिलमेंट है कि नहीं है? कम ऑन एवरीवन, ये बताओ। ऑफलाइन में तो जवाब मिल गया, ऑनलाइन वालों क्या लगता है आप लोग को? एक बच्चा है हर्ष, there is a student named Harsh. He has basically delivered rupees 30,000 to the bank, or actually he has deposited that in his account. Is it bailment? Come on everyone. Bhagyashree is telling no. Bhagyashree, unmute and tell me why. देखो, पहला बात, सही जवाब है नो, इट इज नॉट अ बेलमेंट। सुनते चलिए। सर क्यों? दो रीजंस है। सबसे पहले, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से गुड्स के अंदर मनी नहीं आता। मनी इज नॉट अ गुड। हो सकता है आप लोग बोलो कि क्यों, क्या है? चलो वो मैं सोगा में बताऊंगा। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन मैंने क्या बोला था, गुड्स सेम रिटर्न होना चाहिए। गुड्स हायर वैल्यू का भी रिटर्न नहीं करना है, लोअर वैल्यू का भी रिटर्न नहीं करना है। गुड शुड बी द सेम। ये देखो, इट शुड बी नोटेड दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स शुड नॉट बी अलाउड। द बेली कैन नॉट डिलीवर सम अदर गुड्स। द बेली कैन नॉट डिलीवर सम अदर गुड्स इवन इफ ऑफ हायर वैल्यू। वही गुड्स लौटाना पड़ेगा। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, बैंक में हर्ष ने एक नंबर, नोट का नंबर जो 30,000 का किया, एक नोट था 219 से खत्म हो रहा था। तो बैंक क्या, जब हर्ष वापस अपना पैसा लेने जाएगा, एग्जैक्टली सेम नोट उसको, हर्ष को वापस करेगा क्या? सेम करेगा क्या? नहीं। तो अगर सेम चीज रिटर्न नहीं हो रहा तो वो बेलमेंट कहां से है? बेलमेंट में एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, ना कम वैल्यू का ना ज्यादा वैल्यू का, ना उसी का दूसरा ब्रांड ना उसी का दूसरा कलर, ना सेम प्रोडक्ट का सेम कलर का बस प्रोडक्ट दूसरा, नहीं चलेगा। सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट से। अगर ये पेन दिए हैं तुमको रखने के लिए, तुम मेरे को वापस यही पेन कर, मेरे को ये मत बोल हम इससे बेटर पेन आपको वापस कर रहे हैं, इससे खराब पेन आपको वापस कर रहे हैं, नहीं चलेगा। सेम प्रोडक्ट रिटर्न होना चाहिए। कम ऑन गाइस, इज इट क्रिस्टल क्लियर? कम ऑन गाइस, इज इट क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? सो मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक, लिख लेना, मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज नॉट अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सिंस द मनी रिटर्न बाय द बैंक, और बाय द वे ये लिखा हुआ है, वुड नॉट बी आइडेंटिकल करेंसी नोट्स।
अरे आइडेंटिकल नोट्स थोड़ी ना दोगे। हाँ सर, बात तो सर समझ में आ गया। सर बात तो सर समझ में आ गया। चलो 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 चलो, एक और बात पूछूं क्या? एक और बात पूछूं क्या? यस सर, बोलिए सर। बताओ सर। इसका जवाब देना, चलो ठीक है। हटा दिए, मनी को हटा देते हैं। याद रहेगा ये बात? चलो ठीक है। अब ना, मान लीजिए दीपशिका, इनका कुछ ऑर्नामेंट्स है। यू विल हैव सम ऑर्नामेंट्स, ठीक है ना? ऑर्नामेंट्स मतलब आपका गोल्ड और ये सब चीज का, सिल्वर, ये सब का ज्वेलरी आइटम्स है आपके पास, डायमंड। तो दीपशिका क्या करती है? शी गोज टू अ बैंक, हायर्स अ लॉकर एंड डिपॉजिट्स द गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी इन द बैंक। चलो अब ये बताओ, अब ये आपका बिलमेंट है कि नहीं है? व्हाट से एवरीबॉडी, कम ऑन। मनी नहीं है। मनी का प्रॉब्लम था कि सेम मनी वापस नहीं कर पा रहे हैं, चलो लॉकर दे दिए हैं, अब कर रहे हैं। तो अब तो गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी पहचान पाओगे, सेम स्टिकर लगा रहता है, चलो दिए। अब बताओ ये बिलमेंट है कि बिलमेंट नहीं है? हर्ष बोल रहा है बिलमेंट नहीं है, क्यों नहीं है हर्ष? नहीं लेकिन प्रोडक्ट तो सेम है ना। अब, नहीं नहीं, हर्ष क्या बोल रहे हैं? हर्ष हर्ष बच्चा क्या बोल रहा है? हर्ष ना बोलता है, लेकिन हर्ष का रीजन क्या है कि सर मान लीजिए आपने आज डिपॉजिट किया बैंक में, 1,000 रुपया का गोल्ड था, वो फ्यूचर में 10,000 का हो गया, तो हायर वैल्यू हो गया ना। अरे हर्ष, तुम बात ही नहीं समझे थे। इधर में मैंने बोला था कि सेम गुड्स रिटर्न होना चाहिए, नॉट द गुड्स ऑफ हायर वैल्यू। मतलब कि अगर मान लो तुम मेरे पास मारुति गाड़ी रख के गए, मेरा मारुति, मेरे से तुम्हारा मारुति खो गया, तो मैं तुमको बोलता हूं कि चलो ये जो गाड़ी है बेसिकली i20, ये ले जाओ, ये मारुति से भी एक्सपेंसिव है। मतलब मैं दूसरा प्रोडक्ट हायर वैल्यू का रिटर्न नहीं कर सकता। पर गोडाउन में रखे रखे अगर मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ गया, तो ये थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसे तो हर्ष फिर एग्जांपल है कि अगर मान लो मैं कुछ केमिकल्स तुम्हारे फैक्ट्री में रखवाया, ठीक है कि नहीं है? मैं कुछ केमिकल्स रखवाया, आज वो केमिकल का कॉस्ट था 100 रुपया पर टन, वो कल को हो गया 200 रुपया पर टन। अरे तो प्रोडक्ट तो सेम ही है, वैल्यू बढ़ गया, उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो प्रोडक्ट दूसरा हो गया। नहीं नहीं नहीं। तो हर्ष तुमने रीजन तो गलत दे दिया। तो हर्ष बिलमेंट है तुम्हारे हिसाब से? हर्ष भी बोल रहा है हाँ बिलमेंट है, बाकी लोग भी बोल रहे हैं ऑफलाइन में बिलमेंट है। मैं एक बात जवाब दूं आप लोग को, मैं एक बात जवाब दूं, ये भी बिलमेंट नहीं है। ये भी बिलमेंट नहीं है। सर ये क्या मतलब हुआ? लास्ट टाइम नोट्स का समझ आता था कि सेम नोट्स नहीं रिटर्न कर रहे हैं, इस बार तो सेम ज्वेलरी रिटर्न हो रहा है। हाँ हो रहा है, पर एक बात बताओ, पर एक बात बताओ क्या? नहीं, इसका रीजन है कि भैया पोजेशन तो चेंज ही नहीं हुआ। कैसे? लॉकर का चाबी तो आप ही के पास है, तो प्रोडक्ट तो आज भी आप ही के पास है। डिलीवरी ऑफ गुड्स तो दूसरे को करने से बेलमेंट होता है। आपका ही प्रोडक्ट है वो, आप तो उसका रेंट ले रखे हो, चाबी भी आप ही के पास है, तो बेलमेंट कैसे हुआ? पोजेशन तो चेंज ही नहीं हुआ। मैंने क्या बोला था? बेलमेंट में पोजेशन चेंज होना पड़ेगा, यहां कहां पोजेशन चेंज हुआ? नहीं, पोजेशन चेंज हुआ क्या? खत्म हो गया बात। यही रीजन है केवल, यही केवल रीजन है। अरे भाई पोजीशन कहां चेंज हुआ? तुम्हारे पास ही तो है। ओ हाँ सर, समझ आया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलो अभी आप लोग बताना मुझको, है ना? ए ने, एक बिजनेसमैन है, उसने बी से ना एक गोडाउन लिया, बी का एक जगह था, तो ए ने बी से ना गोडाउन ले लिया रेंट पर। अब क्या है, ए का जो है एक बेसिकली माचिस का फैक्ट्री है, तो ए यहां पर ना मैच बॉक्स रखता है, तो क्या इसको बिलमेंट माना जाएगा? नहीं, क्योंकि गोडाउन तो ए का है, गोडाउन तो बे का है, तो बेलमेंट का है, चाबी किसके पास है? ए के पास है। हाँ, अगर सिर्फ बी के पास ही होता तो हम लोग बोल सकते थे बेलमेंट है। ओ सर, समझ आया क्या? तो ये देख लो, कुछ नया नहीं बता रहे हैं, यहां देख लो। सिमिलरली डिपॉजिटिंग ornaments in a bank locker is not bailment. Oh, because ornaments are kept in a locker whose key are still with the owner and not with the bank. Whose keys are still with the owner and not with the bank. The ornaments are in a possession of the owner, though kept in a locker at the bank. हो सकता है बैंक के किसी लॉकर में रखा हो, एवरीबडी, हो सकता है कि बैंक के किसी लॉकर में रखा हो,
though kept in a locker at the bank, पर ornaments are still in your possession because you still have the key. Come on everybody, yes or no? Come on everybody, yes or no? Interesting है topic, yes or no? Yes sir. हाँ, तो देखो दोस्तों, बेलमेंट को कैटेगराइज करने का दो तरीका है ना? एक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा ही दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। एक हो सकता है फॉर रिवॉर्ड और एक हो सकता है फॉर फ्री। ये हो गया ग्रेट्यूटस बेलमेंट, जिसमें रिवॉर्ड इन्वॉल्व है नहीं, रिवॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है। ग्रेट्यूटस में रिवॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है, ग्रेट्यूटस में रिवॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है, ग्रेट्यूटस में रिवॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था ना, आपने अपने दोस्त को नोट्स रख दिया कॉपी करने को, और नॉन ग्रेट्यूटस में रिवॉर्ड इन्वॉल्व है, रिवॉर्ड इन्वॉल्व है, रिवॉर्ड इन्वॉल्व है। सर क्या रिवॉर्ड इन्वॉल्व है? अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं ना। यार मैं जा रहा था यूएस, मैं यूएस जा रहा हूं फॉर एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास एक डॉग है ना। अब क्या है कि मैं यूएस जा रहा हूं, तो मान लो वो लोग बोल रहे हैं भैया डॉग्स को आप लोग कैरी नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला, मैंने अपने नेबर को बोला भाई इस डॉग का ध्यान रख लेना। तो अब डॉग की जगह पे आप हो सकता है, अगर ये एक लिविंग थिंग है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कोई प्रोडक्ट लगा लो। हो सकता है कि मेरा जो लैपटॉप वैपटॉप है वो सब खराब हो जाए, तो मैंने इसको बोला भाई रख ले, बदले में तुम मैं एक साल बाद आऊंगा, तब तक तुम ये लैपटॉप वैपटॉप को मेंटेन करके रखना ठीक से, मैं तेरे को कॉस्ट दे दूंगा पूरे ईयर का 10,000। अब मैंने चाबी वाबी सब इसको दे दिया, क्या बदले में इसको पेमेंट मिल रहा है? हाँ इसको पेमेंट मिल रहा है। क्या ये नॉन ग्रेट्यूटस है? हाँ, इसको बिलमेंट फॉर रिवॉर्ड भी बोलते हैं, BFR, बिलमेंट फॉर रिवॉर्ड। अच्छा, सर समझ आ गया है बात सर। आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो बोलो, बेनिफिट। सर मतलब देखो क्या हो सकता है, बिलमेंट में तीन हो सकता है। दोनों का फायदा, बेलर का फायदा, सिर्फ बेली का फायदा। बोलो बताएं आपको। चलो अभी एग्जांपल देता हूं मैं, है ना? हाँ सर। मैं यार बाहर जा रहा था, तो मेरे कुछ सामान थे जैसे लैपटॉप, मैंने अपने नेबर के पास जमा करवा दिया। नेबर ने मेरे से इसका कोई पैसा नहीं लिया। इसमें फायदा किसका हुआ? बेलर, डिलीवरी करने वाले का। किसका? बेलर का, यानी कि मेरा। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। दूसरा केस हो सकता है, मेरे एक फ्रेंड को कहीं जाना हो, उसने बोला भाई अपना गाड़ी दे दो। इसमें खाली मेरे फ्रेंड का फायदा है, बदले में मैंने फ्रेंड से कोई पैसा लिया क्या? नहीं, मैंने अपने फ्रेंड से कोई पैसा नहीं लिया। इसको बोलते हैं फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। हाँ सर समझ आया। और एक तीसरा केस देखोगे, दोनों का फायदा। सर दोनों का फायदा है? दोनों का फायदा, ये कैसे पॉसिबल है? क्या बात करते हो यार? मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने एक गाड़ी रिपेयर शॉप में देकर आया। तो एक बात बताओ, मेरा फायदा ये, यानी बेलर, मैं हूं बेलर क्योंकि मैं गाड़ी देकर आया। मेरा फायदा ये कि मेरा गाड़ी ठीक हो गया, और बेली का फायदा ये कि उसको बदले में पैसे मिल गए। तो विन विन फॉर बोथ। तो यानी कि एक बिलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में किसी का भी फायदा हो सकता है एक पार्टी का फायदा नहीं हो। हाँ, ये जो दोनों केसेस है ना, जहां पे एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर और एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं ग्रेटुइटस, जहां एक पार्टी फ्री में काम कर रही है। और ये जो है म्यूचुअल बेनिफिट, जहां दोनों का हो, उसको बोलते हैं नॉन ग्रेटुइटस। कम ऑन गाइस, क्लियर है क्या? सर एक बात बोले, हम लोग मन से बोले, बोलो। सर यहां तक समराइज कर दो ना। ओके चलो ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक।
चलो स्टार्ट करते हैं। कायदे से सुनना, स्पीड पकड़ेंगे हम, तुम लोग भी पकड़ना मेरा स्पीड, है ना क्या। सबसे पहले हम लोग पढ़े सेक्शन 148 में बिलमेंट का डेफिनेशन। व्हाट इज बिलमेंट? बिलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द अदर पर्सन शैल रिटर्न द गुड्स और डिस्पोज ऑफ द गुड्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। सेक्शन 148। इसके बाद हमने आपको क्या बताया? इसके बाद हमने आपको बताया कि बेलमेंट दो तरीके के हो सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट डिवाइड हो सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड डिवाइड हो सकते हैं। अगर बेनिफिट के बेसिस पर डिवाइड करें, अगर बेनिफिट के बेसिस पर डिवाइड करते हैं तो वो हो सकता है दोनों का बेनिफिट हो, बेलर और बेली का। जो कार रिपेयर शॉप में मैं रख कर आया था, सिर्फ बेलर का बेनिफिट हो सकता है, जहां मैंने अपना लैपटॉप पड़ोसी को दिया था फ्री में और वो रख के रखेगा, संभालेगा और मेरे को जब चाहिएगा मिल जाएगा। सिर्फ बेली का फायदा हो सकता है, मैंने अपना गाड़ी अपने दोस्त को दिया था यूज करने के लिए बिना किसी चार्ज के, सिर्फ बेली का फायदा। अच्छा, फिर होता है ग्रेट्यूटस बेलमेंट और बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड यानी नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट। ग्रेट्यूटस में क्या होता है ना कि एक पार्टी फ्री में काम कर रही होती है, एक ही का फायदा होता है, एक फ्री में कर रही होती है। नॉन ग्रेट्यूटस में पेमेंट का एक्सचेंज होता है, बेनिफिट्स का एक्सचेंज होता है। हाँ, और बिलमेंट के लिए क्या एसेंशियल है? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डिलीवरी होना चाहिए, पोजीशन ऑफ गुड्स का चेंज होना चाहिए और साथ साथ में आपका जो है गुड्स रिटर्न हो जाना चाहिए सही टाइम पे और एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए होना चाहिए। एक और बात, क्या बैंक में रखा हुआ पैसा मनी बेलमेंट है? नहीं, क्योंकि बैंक सेम करेंसी नोट्स रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा चलो, मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक लॉकर, अब तो ये बेलमेंट होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक लॉकर में भले ही हम लोगों ने ऑर्नामेंट डिपॉजिट किया हो, ऑर्नामेंट डिपॉजिटेड, तब भी वो बेलमेंट नहीं है क्योंकि उस लॉकर का चाबी तो मेरे पास ही है। तो पोजेशन कब चेंज हुआ? बेलमेंट के लिए पोजेशन चेंज होना जरूरी है, यहाँ कहाँ चेंज हुआ? कम ऑन गाइज, यस और नो, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लर्न हो गया? यस और नो, यस और नो, यस और नो। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, एक बात बोलूं अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। थोड़ा सा बुद्धि रखो। जो बेलर का ड्यूटी है वो वो बेली का अधिकार है। जो बेलर का ड्यूटी है वो बेली का अधिकार है। नहीं समझे? नहीं समझे, बात समझे नहीं। मेरा पढ़ाना ड्यूटी है तुमको, तो तुम्हारा मेरा ड्यूटी है, सी आशीष केडिया का ड्यूटी है आपको पढ़ाना, तो आपका अधिकार है सी आशीष केडिया से पढ़ना। हाँ, बात समझ में आया। तो बेलर का जो ड्यूटी है वो बेली का अधिकार यानी राइट्स है। चलो आओ अब पढ़ लेते हैं क्या क्या है, एक एक करके पढ़ेंगे। हाँ, देखो चार्जिंग सेक्शन जो है ना 148 याद रखना दरकार है। सेक्शन याद रख सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं याद रख सकते कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो अब बेलर के ड्यूटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। बेलर का ड्यूटी, बेलर का ड्यूटी, बेलर का ड्यूटी याद रखना। बेलर का ड्यूटी यानी राइट्स ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेली। सबसे पहला है टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स, टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स। अब इसमें ना दो रूल्स है, इसमें दो रूल्स है, इसमें दो रूल्स है, ग्रेटुइटस बेलमेंट और नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट, दोनों में रूल्स अलग है। मैंने अपना कार अपना कार एक दोस्त को दिया। मान लीजिए दोस्त का नाम है ए। अच्छा, कार का ब्रेक फेल था, कार का ब्रेक फेल था, मैंने इसको कार दिया, मैंने बदले में ए से कोई पैसे नहीं लिए। ओ माय गॉड, अब ए जो है गाड़ी चलाया और इसका एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक फेल था इसीलिए। तो अब सवाल ये है कि क्या मुझे पता था कि इस कार का ब्रेक फेल है? एक सवाल है। अगर मुझे पता था और मैंने ए को ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया तो ए को जो भी डैमेज हुआ मेरे कारण, मुझे ए को उसके लिए कंपेंसेट करना होगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। पर मान लो
मुझे खुद को नहीं पता था। सर ये पता कैसे चलता है? वो कोर्ट का जिम्मेदारी है, वो हम लोग का जिम्मेदारी नहीं है, हम लोगों को लॉ पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने उसको कार दिया, कार का ब्रेक फेल है, ये खुद को मुझको ही नहीं पता था। तो ग्रेट्यूटस बेलमेंट का रूल ये बोलता है कि क्योंकि बदले में मैंने उससे कुछ पैसा नहीं लिया तो मैं लायबल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझको पता ही नहीं था, मुझको डिफेक्ट के बारे में पता ही नहीं था, तो मेरी जिम्मेदारी हट जाएगी, मेरी जिम्मेदारी हट जाएगी, ये मैं बच जाऊंगा। लेकिन व्हाट इफ इट इज नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट? सेम केस, मैंने ए को कार दिया और बदले में मैंने ए से 10,000 रुपया लिया कार को देने का, 2-3 दिन के लिए यूज करने का। इसमें मैंने पेमेंट लिया है। अब अगर कार का ब्रेक फेल निकला, ए को कोई भी डैमेज हुआ इसकी वजह से, अब चाहे मुझको पता हो चाहे मुझको नहीं पता हो, कोर्ट बोलता है भाई तुम डैमेज पे करो। क्यों? तुमको पता था या नहीं पता था फर्क नहीं पड़ता, तुम पेमेंट लियो बदले में। हाँ, पेमेंट ले लिए बदले में। हाँ, और जब सर्विस देने का बारी आया तो इतना तक नहीं देखे कि कार ठीक है कि नहीं। हाँ, बेसी हीरो बन रहे हो। ओ सर, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो ना सर। सर प्लीज ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ओके, so friends, in case of a gratuitous bailment, we are not charging any money for the product that we are delivering to the bailee. And in such a circumstance, if some damage occurs to the bailee because of the damage found in the goods at a later date, then the question would be that did the bailer on the date of delivery know about such defect? If the bailer had known about such defect, if the bailer had known about such defect and still did not disclose it, then the bailer is liable to compensate the bailee for the damage occurred. But in case the bailer himself or herself wasn't aware, then there is no liability on them. Condition, it is a what kind of bailment? Gratuitous bailment. Okay, okay, okay. Sir, what about non-gratuitous bailment? Friends, in the case of non-gratuitous bailment, please pay attention. In the case of non-gratuitous bailment, it does not matter whether as a bailer one knew about the defect in the product or not. If there is a damage caused to the bailee due to the defect in the product, immaterial, it is immaterial whether the bailer knew of the defect or not, they are liable to compensate the bailee for the damages thus caused. Is it crystal clear? Come on. Is it crystal clear? Come on. Very good, very good, very good. ये देखो ना, इसमें एक बहुत फेमस केस है, हाइमन एंड वाइफ वर्सेस नाई एंड सन्स। हाइमन एंड वाइफ वर्सेस नाई एंड सन्स, इसमें ये कैरेज का इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था बेसिकली कि ए ने बी से कैरेज हायर किया था along with a pair of horses and a driver for a specific journey। पुराने जमाने में क्या 1880s में कैरेज ये सब चलता था। हाँ, तो कैरेज था, हॉर्स था और ड्राइवर था। ड्यूरिंग द जर्नी एक बोल्ट, बेसिकली एक नट और बोल्ट होता है ना, वो कैरेज का टूट गया, कैरेज खराब हुआ, गिरा, ए को चोट लगा। B was liable to pay damages to A for the injury sustained. The court observed it was the bailor's duty to supply a carriage fit for the purpose for which it was hired. और hired था मतलब पैसा दिया गया था, hired था मतलब नॉन ग्रेशिया था, नॉन ग्रेटुइटस था। अच्छा, हाइमन एंड वाइफ वर्सेस नाई एंड सन्स, हाइमन एंड वाइफ वर्सेस नाई एंड सन्स 1881, हाइमन एंड वाइफ वर्सेस नाई एंड सन 1881। अच्छा, ये बात है सर, हाँ जी ये बात है। तो ये क्या हो गया अपने लोग का सेक्शन 150, क्या हो गया सेक्शन 150, बेलर ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स। और याद रखना, मैं बेली का राइट्स नहीं पढ़ाने वाला आपको, जो बेलर का ड्यूटी वो बेली का राइट्स। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। इधर देखो, इन केस ऑफ ग्रेट्यूटस बेलमेंट, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। इधर देखो, इधर सुनोगे, इधर सुनो। मैं
मैं बेसिकली अपना एक साइकिल, है ना, मैं अपना एक साइकिल एक रिपेयर शॉप में लेके जाता हूँ। हाँ, रिपेयर शॉप में जो आदमी था ना, वो मेरा दोस्त था। तो मैंने उसको बोला, भाई ये साइकिल में देख दिक्कत आ रहा है, रिपेयर कर दे। तो वो बोला कि भाई ऐसा है, तुम दोस्त है, तेरे से हम कैसा पैसा लेगा। हम बोला वेरी गुड, गुड बॉय, ग्रेट्यूटस बिलमेंट हो गया। अच्छा, तो हम 3 दिन बाद गए, 3 days लेटर। अब क्या होता है 3 दिन बाद, वो बोलता है हाँ भाई, वो तेरे साइकिल में एक तो पार्ट लगा था 500 रुपया का, तो मेरे को 500 रुपया दे दे। हम बोला है, ये तो तुम चीटिंग कर दिया। तुम हमको बोला था हमसे कोई पैसा नहीं लेगा, हम तेरा दोस्त, और अभी तुम बेटा पैसा मांग रहा है 500 रुपया। हाँ, यही दोस्ती। देन द रूल इज कि भैया वो 500 रुपया जो स्पेयर पार्ट लगाया था उसका मेरे से चार्ज किया। वो अपना खुद का सर्विस का तो कुछ चार्ज नहीं किया ना मेरे से। तो ग्रेट्यूटस बिलमेंट बोलता है कि एक आदमी आपके लिए फ्री में काम किया, मतलब वो उसमें अपना कुछ पैसा नहीं कमाया, पर उस प्रोसेस में अगर आपका प्रोडक्ट को ठीक करने की प्रक्रिया में अगर उसको कोई खर्चा लगा है, कोई भी नेसेसरी खर्चा लगा है, तो आपको उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि बात तो हुआ था, कोई पेमेंट नहीं लेगा तुम। ओह, अच्छा, सर समझ आ गया। दैट इज ग्रेट्यूटस बिलमेंट। तो ग्रेट्यूटस बिलमेंट में आपको नेसेसरी एक्सपेंसेस रीइंबर्स करना पड़ेगा, पर नॉन ग्रेट्यूटस बिलमेंट, ये तो पैसे है, तो जो भी खर्चा लगा सब रीइंबर्स करना पड़ेगा, सब देना पड़ेगा। यहां पे सुनना, यहां पे सब पैसा देना होगा, ठीक है कि नहीं, सब पैसा देना होगा। ए ने एक टैक्सी हायर किया बी से, गुड़गांव से नोएडा ट्रेवल करने के लिए। अच्छा, जर्नी के दौरान एक इंजन में प्रॉब्लम आ गया, तो ए को 5,000 रुपया रिपेयर के लिए देना पड़ा, देना पड़ेगा। जो भी उस दौरान एक्स्ट्रा चार्ज लगा है वो भी देना पड़ेगा, प्लस जो रेगुलर फेयर है, रेंट है, हायर हायर चार्जेस है, वो भी पे करना पड़ेगा। हाँ, हायर चार्जेस के अंदर पेट्रोल इंक्लूडेड होता है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि पेट्रोल भी दो। हायर चार्जेस है, मान लो 3,500 रुपया पर डे, तुमने उसको दे दिया, अब भैया वो उसका जिम्मेदारी हो गया। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम जो है बैठ के प्रोडक्ट का जो है निगरानी करते रहो। इट इज नॉट योर ड्यूटी देन, कम ऑन गाइस। अच्छा, सर समझ आ गया। तीसरा केस, ये तो बहुत ही मजेदार है, ये तो बहुत ही मजेदार है। सेक्शन 150 हो गया, सेक्शन 158 हो गया, आइए देखते हैं। पर इसके पहले एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला ड्यूटी बेलर का क्या था, कोई भी फॉल्ट इन गुड्स है वो डिस्क्लोज करो। अच्छा, अगर ग्रेट्यूटस है, मतलब बदले में उसने कोई रिवॉर्ड नहीं लिया है, तो ग्रेट्यूटस बिलमेंट में क्या है, आपको जो है मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है, डैमेज आपके ऊपर नहीं आएगा। पर आपको पता था फिर भी आपने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया, आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे, जो भी सामने वाले को लॉस बियर हुआ उसका। But in case of non-gratuitous bailment, what is the case of non-gratuitous bailment? In case of non-gratuitous bailment, you are charging something. You are charging higher charges. So in that scenario, Hyman and wife versus Nye and Sons. In that scenario, even if you were not aware of the product defect, you still have to compensate the other party if they suffer a loss due to the defect in your product. Next is duty to pay necessary expenses. Friends, was it? What is it? See, if it's a gratuitous bailment, in the case of a gratuitous bailment, even if you don't compensate the party in the form of remuneration, it is okay, it is free. But at least if they have to fit some major part, or they had to incur some expenses which was unavoidable, you will have to pay them. But in case of non-gratuitous bailment, you will have to pay both the regular charges as well as the higher charges for that product. Okay, sir. Wow. Premature termination. Oh my God. Section 159. Premature termination.
प्री मच्योर टर्मिनेशन, प्री मच्योर टर्मिनेशन। आओ इसको समझाते हैं। सबसे पहले एक बात बताऊं, सबसे पहले एक बात बताऊं, प्री मच्योर टर्मिनेशन मतलब समझ गए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री मच्योर टर्मिनेशन? मतलब कॉन्ट्रैक्ट को टाइम से पहले ही ओवर कर दिए, वी कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट इवन बिफोर टाइम। When we cancel the contract even before time, it's called premature termination. It's called premature termination. When we cancel the contract even before time. अच्छा, okay, sir. Do you know something? Premature termination. सबसे पहले एक बात बताऊं, एज अ बेलर, सुन लो, ये बाद में भी आने वाला है। एज अ बेलर, अगर नॉन ग्रेट्युटस बेलमेंट है, मतलब बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड है, वेर यू आर चार्जिंग मनी, वेर यू आर चार्जिंग मनी, तब तो प्रीमच्योर टर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल ओनली। ओ, एक ऐसा एग्जांपल दे दूंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जैसे बाकी सब में दिया। वेट करो, बस सुनते चलो। पर ग्रेट्युटस बेलमेंट में प्रीमच्योर टर्मिनेशन इज अलाउड, सब्जेक्ट टू द कंपेंसेशन कंडीशन। सर ये बात ही नहीं समझ में आया हम लोग को, आप क्या समझा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, समझ ही नहीं आया। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली। आओ आओ आओ, एक बात समझते हैं फ्रेंड्स। हमारा स्टूडेंट हर्ष, हर्ष का शादी होने वाला है। अभी क्या है कि हर्ष के पास खुद के पास गाड़ी है, हर्ष हिमसेल्फ हैज कार। पर मैं हर्ष को बोला ना, शादी वाले दिन तो, शादी वाले दिन तो हर्ष, ये जो बारात जाएगा भी और आएगा भी मेरे गाड़ी में, एक एक के कार में, एकदम। हर्ष हम अलाउ ही नहीं करेंगे तुमको, तुम्हारा जो बारात जाएगा मेरे गाड़ी में और आएगा भी मेरे गाड़ी में। और बोला सर हम वो हायर कर लेता मर्सिडीज, आप क्यों परेशान होते? हम बोला नहीं हर्ष, तुमको मेरे ही गाड़ी में बारात लेके जाना और मेरी गाड़ी में बारात लेकर आना है, और हम कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, 1 रुपया भी नहीं। हर्ष बोला ओके, हर्ष बोला ओके। हुआ क्या, हर्ष का बारात गया, 12 बजे हर्ष का शादी वादी हो गया, और अब जो है बारात निकलने वाला है वहां से, वेन्यू से। ओके, मैंने हर्ष से कोई पैसा नहीं लिया था, मतलब ये ग्रेट्युटस है। 11 बजे मैं पहुंच गया, हर्ष को बोला हर्ष गाड़ी वापस कर। मैंने हर्ष को बोला भैया मेरा गाड़ी वापस करो। क्या मैं हर्ष से वापस गाड़ी मांग सकता हूं? हाँ, ग्रेट्युटस था, मैंने बदले में कोई पेमेंट नहीं लिया है। हाँ, प्री मच्योर टर्मिनेशन अलाउड है। हाँ, ग्रेट्युटस का प्री मच्योर टर्मिनेशन, हाँ ग्रेट्युटस का प्री मच्योर टर्मिनेशन, हाँ ग्रेट्युटस का प्री मच्योर टर्मिनेशन अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है। ग्रेट्युटस का प्री मच्योर टर्मिनेशन अलाउड है। अब 11 बज गया, 11 बज गया। अब हर्ष बोल रहा है ओ माई गॉड, अब हमको मर्सिडीज हायर करना पड़ेगा सर। अब सुनो, अब मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी आ गई, वेट। नॉर्मली मर्सिडीज अगर टाइम से बुक करते तो 30,000 में मिल जाता। नॉर्मली अगर आप टाइम से पहले बुक करते तो मर्सिडीज 30,000 में मिल जाता। पर क्योंकि मैंने हर्ष को मजबूर कर दिया इमरजेंसी में मर्सिडीज बुक करने का, तो वो मर्सिडीज वाला बोला भैया हम 50,000 चार्ज करेंगे, बोलो। तो मेरी गलती की वजह से हर्ष को एक्स्ट्रा कितना बियर करना पड़ा? प्री मच्योर टर्मिनेशन की वजह से हर्ष को एक्स्ट्रा कितना बियर करना पड़ा? 20,000। वो मैं कंपेंसेट करूंगा, वो मुझे कंपेंसेट करना होगा, क्योंकि मेरे प्री मच्योर टर्मिनेशन की वजह से हर्ष को एक्स्ट्रा लॉस झेलना पड़ा। हर्ष ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं पूरा का पूरा 50,000 रुपया, पूरा का पूरा 50,000 रुपया जो है वो आप दो। अरे हम थोड़ी ठेका ले रखे हैं हर्ष और उसकी दुल्हन को साथ में लाने का, वो हर्ष का ही ठेका है। हाँ,
मेरे प्रीमच्योर टर्मिनेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा डैमेज हुआ है, वो एक्स्ट्रा डैमेज मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। ओ सर, समझ आ गया। आइए पढ़ते हैं, यही बात है क्या? द बेलर मस्ट कंपेंसेट द बेली, रुक जाओ, फॉर द लॉस और डैमेज सफर्ड बाय द बेली दैट इज इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड। 30,000 का मिलता मार्केट वैल्यू पे, पर 20,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। वेयर ही हैड लेंट द गुड्स ग्रेटुइटसली, लेकिन ये कब अलाउड है? केवल खाली ग्रेटुइटस में। सर नॉन ग्रेटुइटस में? अरे मेरे भाई, नॉन ग्रेटुइटस में तो तुम प्रीमच्योर टर्मिनेट कर ही नहीं सकते, पिट जाओगे उल्टे अगर गए तो। तुम बेलर हो, तुमने चार्ज किया मर्सिडीज के लिए मेरे से, हाँ, 50,000, बात हो रखा है आज सुबह 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक का। हाँ, तुम आज रात में 11 बजे आ गए, पिट दिए जाओगे, बहुत बुरी तरह से पिट दिए जाओगे अगर आ गए तो। तुम टर्मिनेट ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टर्मिनेट वेर यू हैव चार्ज मनी, दैट इज इट इज नॉन ग्रेटुइटस, यू कैन नॉट टर्मिनेट इट प्री मच्योर। सर हमें समझ आ गया, सर हमें समझ आ गया। तो ये है सेक्शन 159। क्या क्या सेक्शंस पढ़ लिए अपने लोग, देख लो। सेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है, एवरीबॉडी 150 पढ़ लिया है, 158 पढ़ लिया है, 159 पढ़ लिया, 150 158 159 पढ़ लिया है, 150 158 159 पढ़ लिया है। सेक्शन 164, बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। हाँ, the bailier is responsible to the bailey to indemnify for loss which the bailey may sustain due to defective title in goods। oh my god, अंडरलाइन करो, डिफेक्टिव टाइटल इन गुड्स। क्या है ये सर, डिफेक्टिव टाइटल? आओ मैं समझाता हूं, वापस गाड़ी पर आ जाओ, गाड़ी पे। हर्ष ने मेरे से एक गाड़ी मांगा दोस्तों, मैंने कहा ले भाई हर्ष ले ले। अच्छा, मैंने गाड़ी दे दिया अपना। अच्छा, पता लगा बाद में कि ये गाड़ी मेरे पास जो था वो चोरी का था, मैंने गाड़ी को चोरी करवा के अपना बनाया था। अब मैंने हर्ष को दे दिया गाड़ी, हर्ष रास्ते में गाड़ी आराम से चला रहा है, हर्ष रास्ते में गाड़ी आराम से चला रहा है। हाँ, ट्रैफिक पे पुलिस वाला पकड़ लिया, पुलिस वाला नंबर प्लेट चेक किया और बोला ओ माय गॉड ये तो चोरी का गाड़ी है, और हर्ष को दो पड़ा वहां पर, और हर्ष को ले जाया गया पुलिस स्टेशन। तो हर्ष को जो चोट लगा, हाँ, हर्ष को जो लॉयर को बचा के अपना छुटवाना पड़ा खुद को, ये सारा का चार्ज मैं दूंगा, यानी कि बेलर देगा। क्यों? क्योंकि बेलर का डिफेक्टिव टाइटल की वजह से बेली को कुटाई पड़ गया, बेली को परेशानी हुआ, बेली हैड टू फेस प्रॉब्लम्स। सर प्लीज रिपीट अगेन वंस मोर। सपोज द कार दैट द बेलर हैड, ओके, suppose the car that I had was a stolen one. Now Harsh asked me for the car, so I gave him the car. The policeman caught him and basically they slapped him. They took him to the police station. Harsh had to hire a lawyer to kind of get a discharge from the jail. Since it was me who had transferred to Harsh this defective titled product, so I will be liable to pay for the damages caused to Harsh due to my defective title in the goods. हाँ, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात, बेलर की लास्ट ड्यूटी, बेलर की लास्ट ड्यूटी, टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन द टाइम और द पर्पस इज ओवर। टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन द टाइम और द पर्पस इज ओवर,
To receive back the goods when the time or the purpose is over. To receive back the goods when the time or purpose is over. To receive back the goods when the time or the purpose is over. Come on. What is it? To receive back the goods when the time or the purpose is over. सर बात समझाएंगे क्या थोड़ा? चलो लो समझाते हैं. सुनो अभी. संभालो. इधर देखो. आर वी लिसनिंग? यस सर. ए ने ए ने बी को अपना कार रिपेयर करने के लिए दिया. तो ए इज द बेलर. ए बेसिकली सेंट हिज कार फॉर रिपेयर टू बी, टू बीज वर्कशॉप. बी रिपेयर्ड द कार. बी टोल्ड ए कि योर कार इज रेडी, आई कैन गेट इट डिलीवर्ड और यू कम एंड कलेक्ट इट प्लीज. अपना गाड़ी ले जाओ. अच्छा, अभी ए क्या सोच रहा है कि हम अगर खुद के गैराज में रखेंगे तो 3,000 रुपया पर महीना रहेगा. बी के पास पड़ा हुआ है, फ्री में रखा हुआ है, चल अच्छा है. हम गाड़ी लेने ही नहीं जा रहे हैं. आई एम नॉट इवन गोइंग टू टेक द कार, आई एम नॉट इवन गोइंग टू कलेक्ट द कार इन द फियर दैट आई विल हैव टू incur some rental charges. You see, you know what is the law? The law tells that in such a scenario, hello, the law tells that in such a scenario, B can either keep the goods outside, and if any damage occurs, B will not be held liable. Or suppose B kept the car in his godown, which had costed B 3,000 per month. When I come to collect the car, B can charge me this amount. B मुझसे ये पैसे कलेक्ट कर सकता है क्योंकि मैंने टाइमली अपना प्रोडक्ट नहीं लिया. यही है लास्ट रॉ कि टाइमली अपना प्रोडक्ट वापस ले लो. टाइमली अपना प्रोडक्ट वापस ले लो. Otherwise, you will have to bear the charges. Come on, guys, everybody online, is it crystal clear? Yes or no? सर समझाओ, पूरा बात समझाओ. सर पूरा बात समझाओ. ड्यूटीज ऑफ अ बेलर, राइट्स ऑफ बेली. सबसे पहला, टू डिस्क्लोज डिफॉल्ट्स. टू डिस्क्लोज डिफॉल्ट. ग्रेट्युटस में क्या रूल था, याद है क्या? अगर आपको पता है तो आप बताओ, नहीं पता है तो कैसे बताओगे? नॉन ग्रेट्युटस में भैया तुम्हारा लगेगा अगर तुम्हारे को डिफेक्ट पता था या नहीं पता था. अगर बेली को डैमेज हुआ तुमको पे करना पड़ेगा. नॉन ग्रेट्युटस में क्या था कि भैया तुमको पता था और तुमने नहीं बताया तब तुम्हें डैमेज पे करना पड़ेगा. नॉन ग्रेट्युटस में तुमको पता है नहीं पता है कोई मतलब नहीं है, डैमेज हुआ पे करो. हाइमन एंड वाइफ वर्सेस नाई एंड सन्स. आगे बढ़ते हैं. ड्यूटी टू पे अननेसेसरी एक्सपेंसेस और नेसेसरी एक्सपेंसेस. अननेसेसरी का तो बाद में बात करेंगे. नेसेसरी एक्सपेंसेस. इन केस ऑफ ग्रेट्यूटस बेलमेंट, जो नेसेसरी एक्सपेंसेस था वो रिपे करना ही पड़ेगा. और नॉन ग्रेट्यूटस में नेसेसरी भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी पे करना पड़ेगा. बेली, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर प्री मच्योर टर्मिनेशन. क्या नॉन ग्रेट्यूटस में प्री मच्योर टर्मिनेशन कर सकते हो क्या? नहीं. कौन सा एग्जांपल दिए थे प्री मच्योर टर्मिनेशन का? याद है सबको? शादी वाला एग्जांपल दिए थे ना. प्री मच्योर टर्मिनेशन, अगर प्री मच्योर टर्मिनेशन किए तो जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पार्टी को लगा मेरे प्री मच्योर टर्मिनेशन की वजह से, यानी बेली को जो इनकर करना पड़ा, उसके लिए मुझे कंपेंसेट करना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. इधर ध्यान दो. ड्यूटीज ऑफ अ बेली. सबसे पहला ड्यूटी बेली का क्या है?
सबसे पहले ड्यूटी। तुम लोग सोच रहे होगे ना कि बीच का सेक्शंस कहाँ गायब हो गया, वो अभी इधर आएगा। देखो 158, 150 से सीधा 158 पे गए थे, हाँ, क्योंकि 151 152 ड्यूटीज ऑफ बेली आया। आओ इधर पे ध्यान दो। सबसे पहला बात, बेली के पास बेलर का प्रोडक्ट है, तो बेली को एक रीजनेबल केयर रखना पड़ेगा गुड्स का। बेली को रीजनेबल ध्यान रखना पड़ेगा। बेली को रीजनेबल ध्यान रखना होगा, जो एक कॉमन सेंस वाला आदमी रखता किसी भी प्रोडक्ट का। एग्जाम्पल देता हूं। ए ने बी को कुछ ऑर्नामेंट्स दिया कि भाई रख देना, इसको लॉकर में जमा करवा देना। बी क्या किया, अपने घर के लॉकर में जमा कर दिया। कल को चोरी हो गया तो बी लायबल हो जाएगा, क्योंकि बी ने ध्यान नहीं रखा। या फिर ए ने बी को बोला था कि बैंक लॉकर में जमा करवाना, पर बी ने खुद के घर के लॉकर में जमा करवाया। इन दैट केस ऑल्सो बी इज लायबल, बिकॉज बी डिड नॉट टेक केयर ऑफ द गुड्स एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए। बट मान लो बी हैड टेकन रीजनेबल केयर, बी ने वो ध्यान रखा जितना ध्यान रख सकता है एक ऑर्डिनरी आदमी, फिर भी प्रोडक्ट को कोई डैमेज हुआ तो बी विल नॉट बी लायबल। इंपॉर्टेंट है कि आप, एक कॉमन सेंस वाला इंसान एक प्रोडक्ट का कैसे ध्यान रखेगा, आर यू कीपिंग दैट अमाउंट ऑफ ध्यान और नॉट, दैट इज इट। देखो एक एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल है शांतिलाल वर्सेस टकेचंद। शांतिलाल वर्सेस टकेचंद में क्या हुआ था, बेसिकली ए ने बी के वेयरहाउस में कुछ गुड्स जमा करवाया था। बी ने गुड्स को वेयरहाउस में रखा और बाढ़ आ गया और ए का सारा गुड्स बाढ़ में बह गया। क्या बी लायबल होगा? नहीं, क्योंकि बी ने तो रीजनेबल केयर किया था। बी ने तो प्रोडक्ट को कायदे से वेयरहाउस में जमा करवाया था। बाढ़ इतना जोर आ गया, फ्लड इतना जोर आ गया कि बी कुड नॉट डू एनीथिंग, सो बी वोंट बी लायबल। ओके सर, अंडरस्टूड अंडरस्टूड सर। हाँ, not to make inconsistent use of goods, very important, pay attention everyone, not to make inconsistent use of goods। हम लोग पढ़ रहे हैं ड्यूटी ऑफ बेली। पहला ड्यूटी ऑफ बेली क्या था? टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, not to make inconsistent use of goods। come on बोलो, not to make inconsistent use of goods। समझो बात को। ए ने बी को कार दिया था चलाने को, हाँ, बी ने ये कार अपने भाई सी को दे दिया चलाने को। तो ए ने तो बी को यूज करेगा ये सोच के दिया था, सी के लिए थोड़ी दिया था। ये इनकंसिस्टेंट यूज है, कोई भी डैमेज होगा पे करना पड़ेगा बेली को। बेली इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा है। अच्छा, इनकंसिस्टेंट करोगे तो बेलर के पास ये भी राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, नल एंड वाइड कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को। अच्छा, ए ने बी को कार दिया विद द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि बी ने कहा था कि ये कार जो है कलकत्ता टू दिल्ली जाएगा। ए ने बी को कार दिया, बी भाई साहब इस कार को कलकत्ता से चेन्नई ले गया। ये भी इनकंसिस्टेंट यूज है। नहीं, कलकत्ता टू दिल्ली का बात हुआ था। नहीं, कलकत्ता टू दिल्ली का बात हुआ था। हाँ, प्लान चेंज हुआ है तो बी को ए से परमिशन लेना पड़ेगा। और ये गलती आप लोग करते हो पता है कहां? बहुत इजीली। आप लोग जब ट्रैवल करते हो, आप लोग जब ट्रैवल करते हो, मैं अपना लास्ट ईयर का ही आपको किस्सा बताता हूँ ना। ये सब पता था मुझको, इसीलिए मैंने जो है बहुत सावधानी से खेला। हुआ क्या था, अराउंड 22 जनवरी में, लास्ट टू लास्ट ईयर, हम लोग शायद, हाँ, तो 22 जनवरी में हम लोग गए थे यहाँ पर आपका जयपुर, फ्रॉम कैलकाटा। तो अब जयपुर से हम लोगों ने गाड़ी बुक कर रखा था, ठीक है कि नहीं है? तो अब हमारा प्लान क्या था कि भाई जयपुर में कुछ कुछ जगहों पर घूमेंगे, एंड उसके बाद हो सकता है हम लोग दिल्ली जाएं।
या दिल्ली नहीं जाकर हम लोग, हो सकता है कि दिल्ली के पहले ही आपका चाहे वृंदावन और ये सब एरिया वहां जाए। मैंने क्या किया था, मैंने बुक करने से पहले ही कार वाले को सब लिख कर बता दिया था कि यहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, या दोनों जगह ही कैंसिल हो सकता है, क्योंकि हम लोग, हमारे रिलेटिव्स है जयपुर में, वहां ठहरना पड़ सकता है। तीनों बातें मैंने लिख कर दे दिया था और उसने हाँ कर दिया था। तो इस केस में अब अगर मैं दिल्ली जाऊं या जयपुर जाऊं या यहीं रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम सही है, मैं बच गया। ये सब रिटर्न में होना चाहिए, ओरल में कुछ नहीं चलता है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड। अगर कोई भी डैमेज हो गया फिर, तो आप लोगों का जो है बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर कोई भी डैमेज हुआ, आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नेक्स्ट, नॉट टू मिक्स द गुड्स। सेक्शन 155, 156 एंड 157। सर ये क्या हुआ? और एक चीज समझाता हूं। मान लो ए के पास ना गुड क्वालिटी राइस था। मान लो ए के पास जो राइस था उसका ग्रेड है ए, बी के पास जो राइस है वो उसके पास है ग्रेड बी। दोनों क्या बेसिकली राइस उगाते हैं, बस ये है कि बी के पास ना एक फैक्ट वो है, वेयर हाउस है, ए के पास वो वेयर हाउस नहीं है। तो ए ने बी को बोला, भाई मेरा राइस भी जो है तुम अपने वेयर हाउस में रख ले। अब सुनो, अगर बी ने ए से परमिशन लेकर दोनों गुड क्वालिटी और राइस, बैड क्वालिटी राइस को मिक्स कर दिया कंसेंट के साथ, तो अब मान लो 100 रुपीज का गुड क्वालिटी राइस, मतलब मिक्सचर बिका, और उसमें ए के जो प्रोडक्ट्स थे वो 60% थे और बी के प्रोडक्ट्स 40% थे, तो ए को 60% शेयर मिल जाएगा, प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर मान लो ए ने बी ने बेसिकली डिस्कस किया, यहां पे सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बी ने ए और बी का प्रोडक्ट मिक्स कर दिया, इस बार राइस नहीं था, इस बार कोई केमिकल था। ओहो, अच्छा नहीं, केमिकल नहीं, एक बार के लिए मान लेते हैं कुछ आयरन का यूनिट था, आयरन पीसेस था। तो अब आयरन पीसेस को सेपरेट करना पॉसिबल है, क्योंकि बी ने तो बिना परमिशन के किया है। तो बी को सारा खर्चा बियर करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को वापस सेपरेट करने का, और ए का प्रोडक्ट अलग, बी का प्रोडक्ट अलग रहेगा। और खर्चा कौन बियर करेगा? बी, क्योंकि बिना परमिशन के मिक्स किसने किया? बी ने, यानी बेली ने। बी कौन? बेली। बी कौन? बेली। बट सर, मान लो केमिकल मिक्स किया होता, तो क्या सेपरेट करना पॉसिबल है? नहीं। अगर सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो ए का जितना भी नुकसान होगा वो बी को, ए को वापस करना पड़ेगा। वो फिर बी को, ए को कंपेंसेट करना पड़ेगा मॉनिटरीली। और गुड्स को टाइमली रिटर्न करे। जैसे बेलर का ड्यूटी है कि गुड्स को टाइमली खींचे वापस ले ले, बेली का भी ड्यूटी है गुड्स को टाइमली वापस दे दे। Ah, return and accretion from the goods. Oh my God, return and accretion from the goods. ये मजेदार क्वेश्चन है। ए ने बी को एक काऊ दिया कि भाई संभाल के रख। थोड़े दिन में काऊ ने बेसिकली एक काफ बच्चा दिया। जब वापस आएगा ए, तो क्या सिर्फ काऊ लेके जाएगा कि काफ भी? काफ भी लेकर जाएगा। इसका और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल दें, सुनो। मैंने ना बैंक से कुछ लोन लिया था, तो मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर्स थे, वो ना मैंने बैंक के पास गिरवी रखा था। इसी दौरान बैंक, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री ने कुछ बोनस शेयर्स भी इशू किया, तो वो भी बैंक के पास ही गिरवी है। तो जब मैं वापस लेने जाऊंगा, तो बैंक से ओरिजिनल शेयर्स भी लूंगा, बोनस शेयर्स भी लूंगा, तो कोई भी एक्स्ट्रा क्रिएशन भी बेलर को मिलेगा, बेली को लौटाना पड़ेगा। बेली ये नहीं बोल सकता कि नहीं, इससे जो एक्स्ट्रा फायदा हुआ इन द प्रोसेस वो हम रख लेंगे, नहीं।
नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। हाँ, बेली ये क्लेम नहीं कर सकता कि इसका ओनर कोई और है, बेलर नहीं है, या ये नहीं बोल सकता इसका ओनर मैं हूं। एक टाइटल नहीं दिखा सकता, जी हाँ। और मैंने आपको क्या बोला था, राइट्स ऑफ अ बेलर क्या है, ड्यूटीज ऑफ अ बेली। राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, कब टर्मिनेट कर सकता है, कौन सा, जब क्या तो जैसा बोला गया एज पर द कंडीशंस नहीं हुआ है, या फिर वो ग्रेट्युइटस है। सर समझ में आ गया है। राइट ऑफ अ बेली भी आपको पढ़ा दिया गया, यस और नो। एक और केस है, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स। बोलो बोलो क्या, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको एक गुड्स मिला, हाँ, आपको कोई प्रोडक्ट मिला जो किसी और का था, आपका नहीं है, आपको मिला, ये ड्यूटी है फाइंडर ऑफ गुड्स का कि ट्रू ओनर को ढूंढ के उसको गुड्स वापस करे। अब मान लो कैसे करेगा, मान लो बी को ये पता करना पड़ा कि रियल ओनर कौन है। बी को कोई प्रोडक्ट मिला रास्ते में जो कि ए का था, बी को रियल ओनर पता करना पड़ा। तो बी ने कुछ खर्चा किया, बी ने मान लो 4,000 5,000 इधर उधर जमा करवाया और पता किया कि ए ट्रू ओनर है। तुमको पता बी ए से ये 5,000 रुपया क्लेम नहीं कर सकता। बी ने जो भी ट्रबल लिया है, बी का जो भी समय लगा है ट्रू ओनर को ढूंढने में, उसके लिए बी ए को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकता है। पर हाँ, अगर मान लो ए ने कोई रिवॉर्ड अनाउंस किया था इस प्रोडक्ट को लौटाने वाले के लिए, तो बी वो रिवॉर्ड क्लेम जरूर कर सकता है। हाँ जी। लेकिन अगर फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स को ओनर मिला ही नहीं, तो वो उसको सेल कर सकता है। कब, अगर चांसेस है कि अगर सेल नहीं किया तो गुड्स खराब हो जाएगा और उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो जो गुड्स फाइंडर है वो सेल कर सकता है उसको। या फिर फाइंडर का कुछ लॉफुल चार्जेस है इस प्रोडक्ट को मेंटेन करने का। उसने ढूंढ लिया कि ओनर कौन है, ओनर बोलता है नहीं हम तुमको पे नहीं करेंगे, तो फाइंडर ऑफ द गुड्स बेच सकता है गुड्स को। फाइंडर ऑफ द गुड्स गुड्स को बेच सकता है। मान लो फाइंडर ऑफ द गुड्स को, अरे भाई जब तक ओनर नहीं मिला तब तक फाइंडर ऑफ द गुड्स अपने गोडाउन में रख रखा था, तो उसकी वजह से वो किसी और को गोडाउन रेंट पे नहीं दे पाया। तो जब असली ओनर मिला तो उसने बोला भैया पैसा दे दो, इतना लगा है तुम्हारा गुड्स मेंटेन करने का। वो बोलता हम नहीं देंगे, तो फिर फाउंडर के पास पावर है कि भैया वो बेच सकता है। सर अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बोलो क्या, लियन। बोलो बोलो क्या, लियन। लियन का मतलब क्या है, पकड़ के रख लेना। एक एग्जांपल, दो तरीके का लियन होता है, बोलो क्या, जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन। जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन। देखो, पर्टिकुलर लियन 170 पे है, जनरल लियन 171 पे है। समझोगे, मैंने अपने एक कपड़े को दर्जी को सिलने दिया, आई गेव द कॉटन टू, बेसिकली कॉटन एंड सम कॉटन क्लॉथ्स टू अ टेलर टू स्टिच देम। Now it is the right of the tailor to keep my goods under his custody till I pay the tailor. When I pay the tailor will return my goods. It is called particular lien. It is called particular lien. It is called particular lien because it is dealing with particular goods in respect of which the claim is due. Why? Because the money is due in respect of that cotton clothes. So what is the tailor having? Those cotton clothes. टेलर के पास क्या है, वो कॉटन क्लॉथ्स। पैसा किस रिस्पेक्ट में ड्यू है, कॉटन क्लॉथ्स। ओके, ओके। But what is general lien? Suppose I take a loan from bank and I mortgage and I basically submit to the bank my jewelry
or some shares I have. This is called particular lien. Sorry, general lien. It is the right to retain the goods not only for demands arising out of the goods returned, but for a general balance of account in favor of certain persons. This power is given to bankers. Suppose A borrows 500 from bank without security and subsequently again borrows another 1000, but with security of say certain jewelry. First time it was without security, second time it was against jewelry. In this illustration, even if A has returned 1000, being the second loan, bank can still retain the jewelry until A repays the 500 first loan, which was without security. It is called general lien. Why? Because money was involved, but the product I have on lien is some jewelry. In particular lien, what was happening was basically I had the other person's basically cotton cloths. He is to pay me and then I'll return them. So cotton cloth was the subject. That's why it was a particular lien case. Okay. Sir, pledge क्या होता है? Sir, pledge क्या होता है? See, just like pledge, just like bailment, there are two parties in a pledge, pawner and pawnee. Pledge is from 172 to 182. Who is the pawner? Pledge बताऊं? Pledge का मतलब समझाऊं? Collateral, कुछ सामान गिरवी रखना, that is pledge. Pledge का मतलब कुछ सामान को गिरवी रखना. हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, तो हम लोग बैंक के पास कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, बस दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड अ प्लेज. नो, प्लेज का मतलब कुछ प्रॉपर्टी को गिरवी रखना. सो सी, देयर शैल बी अ बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट. डिड आई टेल यू दिस कि एक सिक्योरिटी है कि बैंक ने, मैंने बैंक के पास एक प्रॉपर्टी रखवाया, क्यों? क्योंकि बैंक ने मुझे पे किया, तो इसके लिए एक सिक्योरिटी दिया. एंड इट शुड इन्वॉल्व गुड्स. गुड्स को आप लोग गिरवी रख सकते हो. गुड्स शुड बी इन एग्जिस्टेंस एंड प्लेजर से प्लेजी के पास गुड्स जाना चाहिए. यस सर. एंड जस्ट लाइक बेलमेंट, बेलर एंड बेली का राइट्स की तरह ही इसमें भी पॉनर और पॉनी का राइट्स एंड ड्यूटीज है, एकदम सेम. टू बियर द एक्सपेंसेस, टू कंपेंसेट द एक्सपेंसेस, सेम चीजें हैं, एग्जैक्टली सेम. बस ओनली व्हेन द बेलमेंट इज अगेंस्ट सिक्योरिटी टू टेक सम मनी, इट इज कॉल्ड प्लेज. तो प्लेज इज अ स्पेशल केस ऑफ बेलमेंट where the product delivered is is serving as a security, is serving as a. That's it, everybody. That's it. Billment and pledge is over. Thank you very much. Hopefully, learn हो गया हो. Goodbye, everyone.